हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है आप लोग जितना भी वीडियो मैंने पीछे बना रखा है वो आप पूरा का पूरा देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो रेड वाला बटन आपको दिखे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा यही कहना है ना। तो आइए, कल मैंने जो है महंगाई के बारे में बताया था, और महंगाई के बारे में यूपीएससी में जो यूपीएससी का सिलेबस होता है इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। तो जो है आज इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे काफ़ी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होती जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है, क्यों होती जा रही हैं, क्या कारण है। जो है जैसे अधिकतर कंपनियां जो है, और प्राइवेटाइजेशन क्या है, आपका गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए। और हाँ, ये डायमंड ड्रिल डीडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करना तो आपका दायित्व बनता है। तो प्लीज़ किस बात की देरी, आप अगर ना कर रखे हो, और लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, मैं देखता हूँ इतने लोग जाते हैं, कम से कम लाइक तो कर दिया करें। एक लाइक से आपका ना कुछ जाता है ना मेरा कुछ जाता है। हाँ, ये थोड़ा हमें और अच्छा लगेगा अगर लाइक कर दिया करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो है क्यों शुरू किया गया, उसका बेस ईयर क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। जो है हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, वैसे 18 जुलाई को ही आज़ाद, क्योंकि माउंटबेटन जो है, जब माउंटबेटन प्लान आया था 1946, उसके बाद 18 जुलाई का, और क्या बोलते हैं उनका 3 जून की घटना। 3 जून की घटना के बाद 18 जुलाई को इसे क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। उस समय हमारा देश काफ़ी गरीब हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ का धन क्या करके ले गए थे, लूट कर ले गए थे। तो जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा ना होने के कारण जो है हमारी देश उतना इकोनॉमी में डेवलप नहीं कर पा रही थी। और जब नहीं कर पा रही थी इकोनॉमी में डेवलप, तो हो क्या रहा था, जो है एक समय ऐसा आया कि हमारे देश और क्या होने के बाद, आज़ाद होने के बाद 2-3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक तो 1962 का चाइना वार, 1965 और 71 का पाकिस्तान वार, यानी पाकिस्तान और चाइना से युद्ध लड़ना पड़ा। और जो है उसमें हमारा काफ़ी धन क्या हुआ, जो है गंवाना पड़ा, क्योंकि ये हथियार यानी वेपन्स, इन सब के खरीद फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा धन हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ। तो इससे हमारी देश की इकोनॉमी, और जब उस समय लड़ाई हो रहा था तो अमेरिका ने एक गेहूं हमें दिया था खाने के लिए, जो कि जो है काफ़ी ख़राब गेहूं था, जो गेहूं पशुओं का गेहूं होता है। तो उन चीज़ों को हम भुलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताने जा रहे थे, प्राइवेटाइजेशन कैसे शुरू हुआ और क्यों अब एक्चुअली उसका जो है उसे लागू किया जा रहा है। और आने वाले समय में मोस्टली चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी। 1991 की बात है। हमारे देश में जो है कोई भी सामान, हमारे देश में इतना कम पैसा रह गया था, पैसा रह ही नहीं गया था। केवल 7 दिन का, अलग अलग बुकों में अलग अलग वो सात, कोई कहता है 7 दिन, कोई कहता है 14 दिन का। केवल 14 दिन का सामान हम अदर कंट्री से मंगा सकते थे, इतना पैसा हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बचा था। फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज़्यादा डॉलर की वैल्यू होती है। तो इतना हम जैसे अदर कंट्री से, किसी दूसरे कंट्री से हम तेल मंगाना होता है, तो वो देखो, अगर हम तेल ना मंगाए किसी कंट्री से,
तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मतलब गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, जबकि 85% तेल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। और भी हम बहुत सारी चीज़ें अदर अदर कंट्री से खरीदते हैं। क्या सारी चीज़ें हमारे यहाँ ही पैदा होती है? नहीं। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, यानी एक देश से दूसरे देश में जब हम व्यापार करते हैं तो उसके लिए धन चाहिए होता है। तो उस धन के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। और फॉरेक्स रिजर्व 2021-22 में भारत के पास लगभग कितना हो गया था, 500 या 600 के आसपास बिलियन डॉलर हो गया था, जो कि काफ़ी है। अभी देखो पाकिस्तान के पास 1-2 बिलियन डॉलर है केवल फॉरेक्स रिजर्व, और हमारे इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व हो गया था। तो जो है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में भी बताएंगे बाद में। तो हुआ क्या, हमारे पास इतना ही पैसा रह गया था कि हम बाहर विदेशों से, यानी दूसरे कंट्रीज से हम उतना ही सामान खरीद सकते थे। यानी 7 दिन का केवल पैसा बचा था। अब मान लो कोई भी सामान, जैसे जो है क्या होता है, मैंने आपको तेल के ऊपर बताया, अगर हम तेल मान लो ना खरीदते तो यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, दूसरी से तीसरी जगह जा रही हैं, ऐसे करके गाड़ियाँ मतलब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हुआ, मान लो ट्रक चलता है, ट्रक के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए। और तेल हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा है नहीं अदर कंट्रीज से खरीदने के लिए, क्योंकि हमने बताया कि 85% हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, यानी मंगाते हैं दूसरे देशों से, जो है गल्फ कंट्रीज और इन सब से, जिसे कहा जाता है ओपेक कंट्रीज या ओपेक प्लस। ओपेक में 13-14 कंट्रीज है, और ओपेक प्लस में 10+ और कंट्रीज है, यानी 23-24 कंट्रीज है ओपेक। ये कंट्रीज क्या करती हैं, अभी डिसाइड किया है कि हम तेल जो है लगभग 1 मिलियन बैरल कम कर देंगे, और जब कम कर देंगे तो तेल का रेट फिर बढ़ने वाला है। तो इसलिए जो है हमारे पास जब पैसा नहीं रह गया तो इन सब पर बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ा हुआ। तो उस समय जो है एक मॉडल आया जिसे मनमोहन राव मॉडल बोला गया। उस समय जो है मनमोहन राव, तो ये लोग जब किसी देश में क्राइसिस होने लगती है तो वो जाते हैं कहाँ पर, वो जाते हैं वो जो है IMF के पास, जब कोई देश बर्बाद होने लगता है। हाँ, तो हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहे थे। तो एक सामान, जैसे अब आपको जम्मू कश्मीर से सेब मंगाना है, क्या मंगाना है, सेब मंगाना है। तो जम्मू कश्मीर से सेब मंगाना है तो आपके लिए ऑयल होना चाहिए, क्योंकि ट्रक में मान लो ऑयल आएगा तो कहाँ से आएगा, ट्रक में, तो उसके लिए तेल चाहिए, और हमारे पास पैसा था नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे तेल का ही नहीं एग्जाम्पल है, कोई भी चीज़ हमारे देश में कम हो जाता है तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। खाने वाली चीज़ें, जैसे डेयरी हम कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से CEPA और जो है CECA, 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं। जब हम किसी देश से अपना रिलेशन रखना चाहते हैं तो CECA और CEPA 2 टाइप्स का जो है हमारा बिजनेस होता है, यानी व्यापार होता है। तो जो है अभी हम डेयरी उद्योग की चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि मनमोहन और ये गए। अच्छा, एक चीज़ और बता दे, IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक 1944 में ट्विन सिस्टर के नाम से जो है बनी थी, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था और बहुत सारे कंट्रीज फेल मार गए थे, उस केस में ये ऐसा हुआ था। तो जो है वर्ल्ड बैंक और ये उस एग्रीमेंट के द्वारा 1945 में बनाए गए। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का क्या काम था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के। तो IMF कोई देश बर्बाद हो जाता है तो उसको फेलियर से बचाने के लिए वो कर्ज देती है, कौन, IMF। लेकिन ये IMF क्या करती है, जब किसी देश को कर्ज देती है तो वो पहले जाती है उस कंट्री में, पता करती है कि ये एक्चुअली में फेल मारा है या पता करके फिर इसे अपनी शर्तें, अपनी कंडीशन रखती है, ये काम करो तब मैं आपको कर्ज दूंगा, वरना नहीं दूंगा, ठीक। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन
अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। हर एक देश क्या करते हैं, उसमें पैसे जमा करते हैं, वही पैसे किसी देश को कर्ज दिए जाते हैं। तो जब ये लोग गए, और वर्ल्ड बैंक किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है। वैसे और भी बहुत सारे प्रकार के बैंक हैं, जैसे 1966 का एडीबी बैंक, एनडीबी ब्रिक्स की एक बैंक 2014 में बनी एनडीबी बैंक। ऐसे जो है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के बैंक बनाए जाते हैं, उनसे हम कर्ज लेते हैं, अदर कंट्री से भी कर्ज लेते हैं। लेकिन उस समय रिसोर्सेस बहुत कम था, तो हम आईएमएफ के पास गए। तो आईएमएफ ने कहा, आप 1991 की बात है, आप ध्यान से सुनना। आईएमएफ ने कहा कि आप एलपीजी अपनाओ। एलपीजी का मीन्स जानते हो? एलपीजी का मीन्स होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब हमारे देश में पहले कंपनी जो गवर्नमेंट थी वो उतना लिबरल टाइप्स की गवर्नमेंट नहीं थी। लिबरल मतलब उदारवाद, यानी सॉफ्ट नेचर की, उतना सॉफ्ट नेचर की बैंक नहीं हुआ करती थी, मतलब गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। वो भी किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने में जो है क्या करती थी, जो है बहुत सारे नियम और कानून हुआ करते थे कि ये होगा तब हम आपको कंपनी का लाइसेंस देंगे, और हर एक चीज़ में मोस्टली लाइसेंस जो है लेना पड़ता था। तो हर कोई इंडस्ट्रीज और ये सब सेटअप नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कानून को फॉलो करने पड़ते थे, तब जाकर उनका इंडस्ट्रीज सेटअप हो पाता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लिबरल प्रकार के गवर्नमेंट बनो। तो उस समय ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट हुआ करती थी 1991 में, जब एलपीजी, एल मीन्स लिबरलाइजेशन, उदारवाद, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझना, जो हमारे घरों में यूज की जाती है जनरली, मीथेन और किससे क्या बोलते हैं, मीथेन और इथेन से बना हुआ, यानी CH4 और प्रोपेन ब्यूटेन, हाँ, इन सब से बना हुआ, यानी मीथेन से, जनरली मीथेन ही होता है। तो ये सब मतलब समझना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारवाद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? उदारवाद, यानी किसी भी कंपनी अगर कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहे तो आप उन्हें इतना कंडीशन मत रखो कि वो ना खोल पाए। और दूसरा जो है प्राइवेटाइजेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है प्राइवेट करो। ये आईएमएफ ने कहा, क्योंकि हमारी देश के पास बहुत कम पैसा बचा था, और इस शर्त को, कंडीशन को मानने के लिए जो है आईएमएफ ने ये 3 शर्त रखा। तो प्राइवेटाइजेशन यानी अधिकतर चीज़ें आप प्राइवेट करो, अधिकतर चीज़ें क्या करो? प्राइवेट करो, प्राइवेट करो, यानी। लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना था? गवर्नमेंट ने कहा कि उस समय अधिकतर चीज़ें सरकारी गवर्नमेंट हुआ करती थी, मोस्टली थिंग्स, ऑफिसेस या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, वो भी एक प्राइवेट थी, और प्राइवेट कंपनियां क्या करती थी, हमारे टेरिटरी को, यानी हमारे देश को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। तो इससे गवर्नमेंट को डर था कि कहीं हम जो है दोबारा क्या कर दें, अगर हम प्राइवेट कर दे तो ऐसा ना हो कोई कंपनी दोबारा हमारे देश को कब्जा कर ले। तो इन चीज़ों का डर था उसे कि जो है, इसीलिए ये प्राइवेट नहीं करना चाहती थी। तो आईएमएफ ने कहा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि आप अधिकतर चीज़ों को प्राइवेट करो, और उस समय क्या हुआ करती थी? सरकारी हुआ करती थी। अब ग्लोबलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है? यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वो कहती थी कि आप सब देशों से व्यापार करो, यानी बिजनेस करो। लेकिन इसे डर था कि ये नहीं कि ज़्यादा कम देशों के साथ करना चाहती थी, जिस पर विश्वास होता है उन देशों के साथ। लेकिन आज वर्ल्ड ग्लोबल है, यानी कोई भी देश अगर यानी सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे हम पाम ऑयल के लिए, जो पाम ऑयल चलता है जनरली, आप छोले भटूरे और यहाँ सब देखते हैं, वो पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया और इन सब पर, यानी ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक जोन है, ट्रॉपिक जोन जानते होंगे ना, लगभग 30 डिग्री जो आपका जीरो लाइन है,
जो हाफ पार्ट में अर्थ को बांट रखा है, उस लाइन से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे उसे क्या करते हैं, साउथ, यानी साउथ और नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो है ट्रॉपिक जोन है। तो ट्रॉपिक जोन में और जहाँ सबसे ज़्यादा अधिकतर बारिश होती है, यानी कुल मिलाकर 0 डिग्री पर पड़ने वाले कंट्रीज में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, किसका, या बारिश वाले क्षेत्रों में। तो पाम ऑयल पर इंडिया इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि एक देश दूसरे देश से क्या करे, बिजनेस करे, यानी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्रीज के साथ क्या करे, बिजनेस करे। तो जब ये बातें हुई IMF के साथ, तो इंडिया जो है सोचा इन चीज़ों के बारे में। इसे मनमोहन राव मॉडल बोला जाता है 1991 का। ठीक उस समय मनमोहन सिंह जी जो है थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मनमोहन राव मॉडल। तो इसीलिए आज जो है हाँ, जब IAS कोई क्वेश्चन यानी UPSC CSC में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कहा जाता है कि क्रिटिकली एग्जामाइन, यानी इसे क्रिटिकली तरीके से, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखो। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे 15 मार्क्स वाला हो चाहे 10 मार्क्स वाला हो, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं 7 या 9 में से 7 का ही मार्क्स काउंट किया जाता है। तो उसमें जो है क्रिटिकली, यानी उसके एडवांटेज भी बताओ, डिसएडवांटेज भी बताओ। तो आज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा इंडिया वो हो रहा है, ग्रो कर रहा है, वैसे अधिकतर चीज़ें क्या हो रहा है, अधिकतर चीज़ें क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और अब इंडिया को डर नहीं रह गया है कि कोई कंट्री आकर या कोई देश की कंपनी आकर हमारे देश में कब्जा करेगी। तो इसीलिए हर एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। और प्राइवेटाइजेशन में क्या कर रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करती है, कोई भी सड़क बनाना होता है तो वो प्राइवेट पर दे देती है। क्या कर देती है, प्राइवेट पर कोई भी सड़क बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी इतना पैसा है नहीं, हम ही आपसे कमाती है। और हमें आपसे क्या करती है, बजट में यही तो पढ़ाया जाता है कि हमें ये बजट का मीन्स क्या होता है, बजट का मीन्स यही होता है कि हमसे कमा कर और हम पर ही खर्च करना, वेलफेयर में यानी सामाजिक कार्यों में। तो इस प्रकार जो है हर एक चीज़, और बहुत सारे लोग इस पर हाँ, प्राइवेटाइजेशन के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। लाभ ये है कि प्राइवेटाइजेशन से कर्मचारी अच्छा काम करते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी प्रमोशन भी मिलता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी उतना होती नहीं है ना, जॉब सिक्योरिटी उतना नहीं होती है, क्योंकि आज है कल का कुछ पता नहीं प्राइवेट में। जबकि गवर्नमेंट में क्या होता था, गवर्नमेंट में सिक्योरिटी ज़्यादा होती थी, लेकिन उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता पाता था जितना प्राइवेटाइजेशन में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट, अब प्राइवेटाइजेशन का मीन्स क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, कोई भी चीज़ है, रेलवे है। अब मान लो अगर 50% से ज़्यादा पैसा, क्या 50% से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट, यानी अगर 100 रुपये लगा है रेलवे में, तो 51 रुपये यानी 51 रुपीज़ गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कही जाएगी, यानी रेलवे गवर्नमेंट कही जाती है, क्योंकि उसका 50% से ज़्यादा शेयर है। जनरली शेयर के रूप में समझ लो कि अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा यानी 51% या 52% या किसी किसी में शेयर 100% होता है, तो उस प्रकार की कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं। प्राइवेट कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से लो होता है, कम होता है, तो वो प्राइवेट कंपनियां कहलाती हैं। तो ये बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे सड़क क्या है कि सड़क बनाए जाते हैं PPP मॉडल पर। कौन से मॉडल पर, PPP यानी जो है प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP यानी प्राइवेट पार्टनरशिप। एक और मैं भूल रहा हूँ अभी, चलो कोई नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप था, चलो कोई नहीं। तो PPP मॉडल समझिए, यानी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
ये था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियां कहती है, गवर्नमेंट से कहती है कि मैं जो है आपसे, आप ये सड़क बनाने का हमें दे दो जिम्मेदारी, यानी कुल मिलाकर टेंडर हमें दे दो। तो गवर्नमेंट मान जाती है, ठीक है ये ले लो। तो उनके बीच एक वो होता है, एग्रीमेंट होता है, उनके बीच एक साइन होता है। क्या होता है कि ये सड़क मैं बना दूंगा। कौन? जो भी कंपनी आ रही है बनाने, वो कहता है कि ये सड़क मैं बना दूंगा, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। ये सड़क मैं बनाऊंगा तो, लेकिन उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जो है ये 20 साल तक हमारा रहेगा। 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी वो एग्रीमेंट होता है, वो गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी जो भी कंपनी आती है उसके बीच में ये होता है। समझ में आई बात? तो ये 20 साल की जो भी कमाई होगी वो मैं रखूँगा या रखूँगी, जो भी है वो कहते हैं जो कंपनी आती है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है। तो वो क्या करती है, यानी 20 साल जितने दिन का उन्होंने समझौता कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट का हो जाता है। और जो ज़मीनों की रिक्वायरमेंट होती है वो गवर्नमेंट करवाती है। अब मान लो क्या होता है कि जैसे ये हमारे दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक का जो यानी ये एक्सप्रेस वे बना, ये एक्सप्रेस वे में क्या हुआ, कोई मान लो कंपनी आई तो उसने कहा कि ये हम सड़क बनाएंगे। कंपनी ने ले लिया टेंडर और बोला जितना पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, लेकिन बनने के बाद 10 साल तक जितनी कमाई होगी वो हम रखेंगे। 10 साल के बाद गवर्नमेंट यानी जो टोल से पैसा आएगा, कहाँ से आता है पैसा? टोल से, टोल टैक्स या रोड टैक्स, इन सब से जो पैसा आएगा वो मैं रखूँगा। अब गवर्नमेंट यानी टैक्स तो जनरली गवर्नमेंट ले ही लेती है, लेकिन जो वैसे कमाई होगी वो मैं रखूँगा। तो इस प्रकार क्या बनाए जाते हैं प्राइवेट के द्वारा ये। तो अधिकतर चीज़ें तो हमने आपको बताया, क्या चीज़ें बताया कि प्राइवेट क्यों आई, यानी आईएमएफ के कहने पर, और फिर धीरे धीरे देश अपना डेवलपमेंट करता चला गया। तो हर एक चीज़ अब प्राइवेट करती जा रही है, क्योंकि 1991 का मॉडल एलपीजी के आने के बाद पहले गवर्नमेंट कंपनियां ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई कंपनी आकर कब्जा न कर ले। तो इसलिए अधिकतर कंपनियां क्या होने लगी, अब गवर्नमेंट समझ चुकी है कि जो है अगर एम्प्लॉयर से वर्क करवाना है, यानी कर्मचारी से काम करवाना है, तो हर एक कंपनी में प्राइवेटाइजेशन करना होगा। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी ने प्राइवेट कर दिया, जो है उन्होंने कहा है कि कोई रेलवे लेना चाहे तो रेलवे हम देंगे, और 4 साल में उससे 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे प्राइवेट करके। क्या 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है आप देखते हैं, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, बिजली हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये यानी जितनी भी सुविधाएं लोक कल्याण की, इन सबको जो खर्च करती है, आखिर उसके पास पैसा आता कहाँ से है? या तो वो लोन लेती है। लोन जैसे इस साल लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपए लोन लेगी, और इंटरेस्ट के रूप में वो 10 लाख करोड़ रुपए बजट में बताया गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट में उसे चुकाना है इस साल। तो 10 लाख करोड़ रुपए चुकाएगी। तो सबसे ज़्यादा पैसा वो कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा पैसा जब हम बजट बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि बजट का मीन्स क्या है, बजट का यानी आय। तो उसमें गवर्नमेंट पूरे साल का वो कर देती है कि जो है यहाँ से हम इतना पैसा लेंगे। जैसे इस साल 16-17 लाख करोड़ रुपए वो लोन लेगी, और बाकी 25 जो भी बचा हुआ है कि इतने लाख करोड़ का इस साल का बजट है, तो उसमें बचे हुए पैसे को कमाकर अपना प्लान रखा है कि यहाँ से कमाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में ये समझ में आई कि प्राइवेटाइजेशन कब से शुरू, और प्राइवेटाइजेशन के लाभ क्या है। हमने बताया कि कर्मचारी को जल्दी क्या मिलता है, जो है एक तो जल्दी सिक्योरिटी कम रहती है, जबकि यानी जॉब सिक्योरिटी कम रहती है, और जल्दी प्रमोशन मिलता है जल्दी से। जैसे आजकल अधिकतर स्टार्टअप खुलते जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है
आजकल अधिकतर चीज़ें प्राइवेटाइजेशन। और पहले के कर्मचारी, आप एक एसबीआई बैंक में चले जाओ, एसबीआई बैंक वाले कहाँ जल्दी काम करते थे, कहते थे 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना। अब पहले जैसी नहीं है, अब लोग लिबरल हो रहे हैं, उन्हें काम करके देना है, अगर नहीं करना है तो हटो, अपना जॉब छोड़कर जाओ। तो ये चीज़ें इसलिए प्राइवेट अच्छा भी है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में गवर्नमेंट से कम अच्छा है, क्योंकि उतनी सिक्योरिटी प्राइवेट में नहीं है। समझ में आई बात? अगर आपको ये सारी बातें यानी प्राइवेटाइजेशन के बारे में समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन जरूर कर दें, कि जिससे कि जो है कल से मैं देखता हूँ कि मैं एक टाइमिंग रख दूंगा, उस टाइमिंग पर मैं डाला करूँगा। और जो है कि एक जैसे 3-4 बजे का हमने शुरू में ही बोला था, तो 3-4 बजे मैं डालना शुरू कर दूंगा। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो है अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करें, जो है किसी को फालतू परेशान ना करें। और जो है मेरा यही कहना है, और बस आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का।